एक तरफ पूरे देश में शोर मचा हुआ कि अमिताभ बच्चन और उनके परिवार वालों को कोरोना हो गया, दूसरी तरफ शोर मचा हुआ है राजस्थान में सरकार गिराई जा रही है, जैसे देश के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बातें यही हो। जबकि जो सबसे अहम महत्वपूर्ण बात है वो फौज, जो सरहद है हमारी, उस पर चीन के साथ जो कुछ चल रहा है वो एकदम मुलतवी कर दी गई है जैसे मीडिया से। हम उसकी बात करेंगे। एक तरफ आईटीबीएफ के चीफ जो है, मैं आपको बता दूं कि वो उनका एक दावा आया है हमारे सामने, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो पूर्वी लद्दाख है उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव घटाने की प्रक्रिया के बीच इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ ने, डीजी ने, ये कहा है कि देश की सारी जमीन पर पूरी तरह से जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका कब्जा है, ना कि चीन का कब्जा है। आईटीबीपी और बीएसएफ के डीजी एसएस देशवाल ने हरियाणा में बीएसएफ कैंप में पौधे लगाते वक्त ये बात मीडिया से कही। देशवाल ने कहा कि देश की सारी सरहदें पूरी तरह से महफूज हैं, आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से जागरूक और काबिल है। देशवाल ने दावा किया कि बॉर्डर पर जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं वो सही हैं और हम कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित है। आपको बता दें कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, इसमें पीएम मोदी ने भी यही कहा था कि ना तो हमारी कोई सीमा में घुसा आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी दूसरे का कब्जा है। इस बयान पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे कि जब कोई घुसा ही नहीं तो अब चीन के सैनिक पीछे क्यों जा रहे हैं, या हमारी फौज कहां से पीछे जा रही है, हमारे अपने ही इलाके से। मेरे साथ हैं सुरेश कुमार गोयल, आप हमारे राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गोयल साहब अपना समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि ये तो फौजी तैयारी की बात जो मैंने बताई, डिप्लोमेसी के स्तर पर मौजूदा हालात क्या हैं? जी, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अगर देशवा साहब ये कह रहे हैं कि चीनी सेनाएं हमारी जमीन पर है ही नहीं, तो ये बातचीत करने की जरूरत क्या है? फिर तो किसी बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। बहरहाल लेकिन बातचीत हो रही है, और बातचीत का जो एक मुद्दा मैं समझता हूँ कि सबसे जरूरी मुद्दा वो यही है कि किस तरह से 1 मई से पहले की जो स्थिति थी उसको बरकरार किया जाए, और ये कैसे इंश्योर किया जाए कि इसके बाद में ऐसी स्थिति दोबारा आगे कभी उत्पन्न नहीं होगी। तो जो बातचीत हो रही है कूटनीतिक तौर पर या मिलिट्री तौर पर, उसमें यही मुद्दा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जब तक चीन की सेनाएं पूरी तरह से पीछे नहीं हटेंगी और जो 1 मई से पहले की स्थिति बरकरार नहीं हो जाएगी, ये बातचीत चलती रहेगी। और कूटनीतिक तौर पर हमको ये भी एक तरह से कंफर्म करना होगा कि जो भी एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं वो आगे वायलेट नहीं हो, आगे भंग नहीं हो, इसकी क्या गारंटी होगी? तो ये बेहतर है, जरूरी मुद्दा है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। एक तरफ आईटीबीपी के चीफ देशवाल साहब कह रहे हैं कि देश की सारी जमीन पूरी तरह से हमारे कब्जे में, हमारी सेनाओं के पास है, ना कि चीन के। वहीं हिंदू की एक रिपोर्ट कुछ और कह रही है। और जैसा एम्बेसडर गोयल ने अभी बताया कि अगर सारी जमीन हमारे पास है तो बातचीत किस बात पे हो रही है। बहरहाल द हिंदू की रिपोर्ट कह रही है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मई में ही, यानी घुसपैठ से कई महीने पहले ही इसके हुक्म दे दिए थे, और पूरी तैयारी के बाद ही चीनी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश की है। शी जिनपिंग के हुक्म के बाद जनवरी के आखिर में और फरवरी की शुरुआत में पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की फौज है, उसने लद्दाख की सीमा से शिनजियांग प्रांत में जमा होना शुरू किया और इसे नाम दिया गया कि चीन की जो फौज है वो रूटीन एक्सरसाइजेस कर रही है। मिलिट्री ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग ने जनवरी 2020 में नए ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर टीएमओ पर दस्तखत किए थे, जो 2021 तक चलेगा। कुछ हमारे अधिकारियों के मुताबिक चीन का ये कदम बड़े तालमेल और प्लानिंग को दिखाता है। गलवान वैली और पैगोंग झील में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग के नाम पर तैनाती भारत को एलएसी से पीछे धकेलने की कोशिश थी। पेंगोंग लेक में फिंगर 4 से चीन ने अपने फौजी वापस बुलाए हैं, लेकिन ये फिंगर 5 तक ही हटे हैं। अभी भी वो भारत की जमीन पर हैं, क्योंकि फिंगर 8 तक हमारा दावा रहा है, हमारी फौजी वहां पेट्रोलिंग करती रही हैं। फिलहाल चीन के सैनिक के जो फौजी हैं थोड़ा बहुत पीछे हट रहे हैं, लेकिन अफसरों का मानना है कि दिल्ली की चिंता इस बात को लेकर है कि चीन कई कदम आगे और कुछ कदम पीछे की रणनीति पर काम कर रहा है। मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड, फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड।
एम्बेसडर गोयल, मैं जानना चाहता हूं ये जो मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैकवर्ड, फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड या 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ये नीति क्या है चीन की और इसका इतिहास क्या है? जी, इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है कि जो जो आपने नीति बताई कि दो कदम आगे और एक कदम पीछे, जिसको हम बोलते हैं निबलिंग टैक्टिक्स या सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स, ये चीन का एक आज का नहीं, बहुत पुराना उसका ये एक तौर तरीका रहा है कि बिना किसी को ज्यादा पर एक तरह से अलर्ट किए हुए किस तरह से वो आगे बढ़। आप साउथ चाइना सीज की बात देख लीजिए, धीरे धीरे करके पहले उन्होंने कहा कि वहां पर जो आइलैंड्स हैं उसके ऊपर मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, वो खाली वो वहां पर ये एक रिक्लेमेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के लिए। धीरे धीरे पूरा एरिया जो है मिलिटराइज हो गया है ये। इसी तरह से आप इस देश में देख लीजिए, जहां पर भी देखेंगे आप, हांगकांग में देख लीजिए आप, हांगकांग में जब एग्रीमेंट साइन हुआ था ये 1997 में, तब ये कहा गया था कि 1 कंट्री 1 नेशन 2 सिस्टम्स। उसका क्या हुआ देखिए। तो मैं भी समझता हूं कि चीन के बारे में कभी भी ये हम भरोसा कर पाएंगे कि चीन ने जो आज एक रवैया इख्तियार किया है, कल भी वो रवैया रहेगा। चीन की अपनी सुविधा के मुताबिक वो रवैया बदल सकता है। तो जो 2 स्टेप एक भी उसी का एक हिस्सा है कि जहां उसको लगता है कि जमीन ले सकता है तो आगे बढ़ जाएगा और फिर दिखाने के लिए पीछे हट जाएगा। हम ये चीज को नहीं समझ पाए, ये हमारी गलती रही है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल अजय शुक्ला, बहुत ही रिस्पेक्टेड है, उनकी बात सुनी जाती है। उन्होंने द वायर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की फौज है, उसने हॉट स्प्रिंग्स के इलाके और गोगरा हाइट्स पर पीछे हटने से इनकार कर दिया है। करीब 1500 सैनिक, 1500 फौजी दोनों ओर से आमने सामने टकराव की हालत में है। अजय शुक्ला का कहना है कि वो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में अपने दावे को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, वो श्योर हैं जो वो खुद बोल रहे हैं। कर्नल शुक्ला ने कहा कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग में फौजियों के पीछे हटने को लेकर मीडिया में जो सुर्खियां बन चुकी हैं वो झूठी हैं, सच्चाई से परे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर न्यूज़पेपर और चैनल्स वाले फौज के जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर लिख रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। कर्नल शुक्ला ने सरकार पर मीडिया को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फौज सरकार के दबाव में है और फौज से वही कहने के लिए कहा जा रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल का दफ्तर कह रहा है। अजय शुक्ला ने एक और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन के दबाव में भारत ने ये मंजूर कर लिया है कि PP-14 के बजाय गलवान में वाई नल्ला को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मार्कर माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय फौजियों को PP-14 से 2.4 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा, जबकि चीन सिर्फ 400 मीटर पीछे ही हटा। कर्नल शुक्ला ने कहा कि क्योंकि चीनी पहले से ही भारतीय दावा क्षेत्र में 2 से 4 किलोमीटर तक घुसपैठ कर चुके हैं, पूरे बफर जोन को भारतीय क्षेत्र में स्थापित किया गया है, फिर भी चीनी इस बात को मानने से इनकार करते हैं। ये हम पहले भी बात उठा चुके हैं कि जो इस वक्त की स्थिति है, बफर जोन जो बनाने की कोशिश चल रही है, कहीं ये नया नॉर्मल ना हो जाए, ये नया मतलब स्टेटस को ना हो जाए। कर्नल शुक्ला ने दावे के साथ कहा कि 1962 में चीन से जंग के बाद भारत का सबसे बड़ा लॉस ऑफ टेरिटरी है। सन 62 में हमने जितनी जमीन खोई, उसके बाद सबसे बड़ी ये इस तरह सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा नुकसान है। एम्बेसडर गोयल, मैं जानना चाहता हूं आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सहयोगी कौन हैं और चीन के कौन हैं, जरा बता दीजिए प्लीज। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हमारे सहयोगी हैं, अगर अभी साफ तौर पर देखा जाए तो USA हमारे साथ खड़ा हुआ है। यूरोप के काफी देशों ने, फ्रांस, UK, उन्होंने हमारे सपोर्ट में आवाज रखी है। इसके अलावा एक तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में से और कुछ साउथ ईस्ट एशिया में हमारे साथ हमारे जो पोजीशन है, जो हमारा स्टैंडिंग है, उसको सपोर्ट किया है। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये जो सहयोग होता है, तो ये नहीं कि अगर आज सहयोग है तो कल या 1 महीने या 4 महीने भी वही सहयोग की स्थिति बनी रहेगी। ये चीज ऐसी है, शिफ्टिंग सेंस होती है, आज है कल है या नहीं है पता नहीं चलती। तो
अभी हमको जो है कि अगर सहयोग है तो ये सहयोग मुझको नहीं लगता कि किसी मिलिट्री सपोर्ट में तब्दील होगा, कूटनीतिक तौर पर सहयोग होगा। लेकिन जरूरी ये है कि जो अभी सहयोग है जब तक है हम उसको लेकर के चीन के ऊपर दबाव बनाएं, यही हमारी एक रणनीति होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए, अगर कोई आपके घर में घुस जाता है तो आपके घर में घुसने के बाद में कोई ये तो है नहीं कि वो आराम से पीछे हट जाएगा। उसके लिए हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी और जोर लगाना पड़ेगा। और मुझको नहीं लगता कि बिना जोर दिखाए चीन पीछे हटेगा या बाहर निकलेगा। यही उसकी सलामी टैक्टिक है और यही उसकी विभिन्न टैक्टिक्स।